प्यारे बच्चों, मैं चंद्रकला, सहायक अध्यापिका एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगी सामाजिक विज्ञान। बच्चों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, ये कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की कक्षा है। बच्चों, मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक ली है लोकतांत्रिक राजनीति 2, जिसका अध्याय है 7। आपके अध्याय का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। बच्चों, ये भाग 6 है। हमने इसके 5 भागों का अध्ययन कर लिया है और इसमें हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र के परिणाम। तो बच्चों, परिणामों की श्रृंखला में हम आज पढ़ेंगे लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम। तो बच्चों, सामाजिक परिणामों में हम आज देखेंगे गरिमा और आजादी। आइए बच्चों, देख लेते हैं पिछले भागों में हमने क्या क्या पढ़ा। तो बच्चों, हमने सबसे पहले पढ़ा सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य कैसे स्थापित करता है लोकतंत्र। फिर हमने देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं, जिसके कारण परिणामों की श्रृंखला को प्राप्त करना आसान हो जाता है और लोकतंत्र बहुत सारी व्यवस्थाओं को करने में सफल हो जाता है, क्योंकि ये व्यवस्थाएं करने में वो एक प्रक्रिया को डेवलप कर लेता है। फिर हमने देखा कि जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है लोकतंत्र। ऐसा अन्य कहा जाए तो शासन व्यवस्थाओं में नहीं पाया जाता है कि जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व हो पा रहा हो, लेकिन लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जन इच्छा का महत्व होता है, जनता की इच्छा का महत्व ज्यादा होता है और जनता क्या चाहती है, कैसे करना चाहती है, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है और प्रतिनिधित्व का चुनाव जो होता है उसमें जन सामान्य की इच्छा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अभी तक हमने देखा कि लोकतंत्र की कौन कौन से परिणाम हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या हमने इससे प्राप्त किया है और क्या प्राप्त करना अभी बाकी है। तो बच्चों, आइए आज हम देखते हैं कि लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों में लोकतंत्र ने क्या हासिल किया है। आइए हम उद्देश्य जान लेते हैं कि आपके इस भाग का उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है नागरिकों की गरिमा और आजादी। तो लोकतंत्र कैसे नागरिकों को गरिमा और आजादी प्रदान करता है, एक सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करता है, इसको हम इस भाग में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या महिलाओं के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार हुआ है, क्या सदियों से होता आया है या आज की क्या स्थिति है। तो हम महिलाओं के साथ जो सम्मानपूर्ण व्यवहार की टॉपिक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि कितना हम इस पर सफल हुए हैं और कहां तक इसकी सफलता में अभी बाकी शेष है। आइए देख लेते हैं कि इस भाग में चर्चा के विषय क्या हैं। आपका चर्चा का प्रमुख विषय है नागरिकों की गरिमा और आजादी और दूसरा विषय है क्या महिलाओं के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार सदा ही हुआ है। आइए देखते हैं कि नागरिकों की गरिमा और आजादी जो ये टॉपिक है आपका, उसमें हम सफल कहां तक हुए हैं। तो बच्चों, गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था ही एक ऐसी व्यवस्था है जो अन्य शासन व्यवस्थाओं से अगर तुलना किया जाए तो सबसे अधिक गरिमामय जीवन प्रदान करने वाला और सम्मानित जीवन देने वाला शासन तंत्र है। इसके अतिरिक्त अगर हम 2 अन्य शासन व्यवस्थाओं से इसकी तुलना करें, जैसे कि राजतंत्र और तानाशाही, तो इसमें अगर उदाहरण को लिया जाए इतिहास से और इतिहास को देखा जाए तो इतना सम्मानपूर्ण जीवन किसी भी शासन व्यवस्थाओं से नागरिकों को नहीं प्राप्त हुआ है जितना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से प्राप्त हुआ है।
प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो अपना जीवन सम्मान पूर्वक व्यतीत करे। तो हमारी ये चाहना है, हमारी ये इच्छा है कि हमारा जीवन सम्मानित हो, और अगर हमारे सम्मान में कहीं कोई बाकी रह जाता है या कहीं ऐसा हमें महसूस होता है कि हम अपमानित हो रहे हैं या हमारे सम्मान को खतरा हो रहा है, तो हम बेचैन हो जाते हैं और ये स्थिति एक व्यक्ति के लिए बहुत ही दुविधापूर्ण होती है, बहुत ही कष्टकारक होती है। तो एक सम्मान पूर्वक जीवन जीना हमारा नागरिक अधिकार है और ये लोकतंत्र ही प्रदान करता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं हुआ है। किसी भी शासन व्यवस्था में लड़ाई झगड़े टकराहट का प्रमुख कारण होता है सम्मान की इच्छा। जब हमारे सम्मान को ठेस लगती है, हमें अपमान अनुभव होता है, तो हमारा मन विद्रोही हो जाता है और यही स्थिति किसी भी नागरिक को विद्रोह की स्थिति में ला करके खड़ा कर देती है और ये लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। तो बच्चों, अक्सर टकराव का जो कारण होता है वो है सम्मान का व्यवहार, और ये उम्मीद जो है कि हम सभी से लगाते हैं कि सभी हमारा सम्मान करेंगे, और जब ये इच्छा पूरी नहीं होती है तो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। बच्चों, जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं अपनाई गई है, वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुए हैं, गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है। अपने देश का यदि उदाहरण लिया जाए तो सन 1857 से लेकर के आज तक, और कहा जाए तो 1947 में जब तक हमको आज़ादी नहीं प्राप्त हुई, इतने साल तक आज़ादी की ही लड़ाई लड़ी गई। तो ये आज़ादी की जो चाह है वो लोकतंत्र का आधार है। तो जब हम स्वतंत्रता की कीमत को समझते हैं तभी लोकतंत्र की उत्पत्ति होती है। तो प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज़ादी की चाह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और उसके साथ ही आता है गरिमामय जीवन। तो जब हम स्वतंत्र होते हैं तभी हम गरिमामय जीवन की प्राप्ति कर पाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज को मानती हैं कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। तो सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में और अन्य व्यवस्थाओं में भी ये लड़ाइयाँ हुई हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापन होने से पहले जो व्यवस्था होती है, चाहे तानाशाही हो या राजतंत्र हो, ये उसके पहले की शासन व्यवस्थाएं रही हैं और अभी भी कुछ हद तक मौजूद हैं। तो अन्य व्यवस्थाओं में स्वतंत्रता की कमी और गरिमा में जीवन की कमी जो महसूस होती है, यही एक कारण होता है व्यवस्था को बदलने का, क्रांति होने का। तो जहां अपमान होता है वहीं क्रांति की शुरुआत होती है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए, व्यवहारिक स्थिति देखी जाए लोकतंत्र की, तो सदा ही ऐसा नहीं पाया जाता है कि वो नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करती हों। तो ये स्थिति देश में उत्पन्न होती है एक समस्या के तौर पर। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं, क्योंकि हम गुलामी का जीवन जीते जीते वैसे ही जीवन के अभ्यस्त हो जाते हैं। आंतरिक स्तर पे हमारा जो बदलाव है, जो रूपांतरण है, वो ऐसा नहीं हो पाता है कि हम इस जीवन को, स्वतंत्र जीवन को तुरंत स्वीकार कर लें, क्योंकि जो गुलामी की भाव हमारे अंदर में रही है सदियों से, वो ऐसा जड़ बना चुकी है जो कि स्वतंत्रता के एहसास को कराने में सफल नहीं हो पाती है।
तो इस प्रकार स्वतंत्रता का जो जीवन है वो अपने पूर्ण सफलता को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, क्योंकि सदियों से हमारा समाज गुलाम रहा है। तो आज हमें स्वतंत्रता मिली भी है तो कानूनी तौर से तो मिली है, लेकिन अभी भी हम उसका एहसास नहीं कर पाते हैं कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे विषय हैं जो हमें आभास कराते हैं कि आज भी हम गुलामों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। तो मानसिक स्तर पे यदि कहा जाए, आंतरिक रूप में यदि कहा जाए, तो अभी भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है। अभी भी रूढ़ियां मौजूद हैं, परंपरागत प्रथाएं मौजूद हैं, कुरीतियां मौजूद हैं हमारे समाज में। अभी भी हम पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं। आंतरिक रूप से कहा जाए, मानसिक स्तर से कहा जाए, तो आज भी हम गुलामी का जीवन जी रहे हैं, उनसे हम उभर नहीं पाए हैं। आइए हम इस टॉपिक को देखें। क्या महिलाओं के साथ सदा ही सम्मान पूर्वक व्यवहार हुआ है? तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या महिलाएं सदैव ही सम्मानित रही हैं? तो ऐसा नहीं है बच्चों। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं, क्योंकि समाज में पुरुषों की महत्ता रही है। तो ये एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जहां सम्मान का प्रश्न उत्पन्न होता है, गरिमामय जीवन की उत्पत्ति का प्रश्न आता है। ऐसे जीवन की संकल्पना जहां हम कर रहे हैं, वहां अगर हम ये देखें और तो पाएंगे कि महिलाओं के साथ सदा ही सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं किया गया है। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है, क्योंकि लोकतंत्र में समानता महत्वपूर्ण है, समानता उसका आधार है। तो यदि समानता उसका आधार है लोकतंत्र का, तो महिलाओं को भी समानता का व्यवहार अपेक्षित है महिलाओं से भी, और गरिमा में जीवन उन्हें भी मिलना चाहिए। तो ये जरूरी हो गया है, ये जरूरी शर्त है। ऐसा महसूस करते हुए हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है और दुनिया के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये व्यवस्था की गई कि महिलाओं को भी सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। और आज अगर कहीं यह हालत है तो उसका यह मतलब नहीं कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का व्यवहार हुआ है। अगर ये हमारा संविधान देख लिया जाए या दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के संविधानों का अध्ययन कर लिया जाए या वर्तमान स्थिति देख ली जाए, तो जरूर महिलाओं को सम्मानित जीवन प्राप्त हुआ है लोकतंत्र के द्वारा। लेकिन अगर आज ये स्थिति है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सदियों से ये उनको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे जो सम्मान का व्यवहार है ये सदियों से प्राप्त नहीं है, अपितु अब इसका प्राप्ति ज्यादा संभव है, क्योंकि कानूनी रूप से ये हमको प्रदान किया गया है। और आज हमारा समाज ये अनुभव करने लगा है कि गरिमामय जीवन की प्राप्ति भी उन्हें भी होनी चाहिए। तो महिलाओं के साथ सम्मान का व्यवहार और गरिमामय जीवन की प्राप्ति कराना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ही देन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की ही देन है। और ये प्राप्ति कराने में तो परिणामों के रूप में अगर देखा जाए तो ये परिणाम के रूप में सफलता प्राप्त कर रही है, लेकिन अभी भी ये अपने रूप में पूर्ण सफल नहीं है सम्मान और गरिमामय जीवन देने में। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है, तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। तो यहाँ बात आती है कि संविधान में जब कानूनी रूप से एक सबलता दे दी गई है, कानून का जो आधार दे दिया गया है, तो अब महिलाओं के लिए अपने जो गलत व्यवहार उनके साथ किए जाते हैं और उनके प्रति जो गलत धारणाएं अपना ली गई हैं, उनके खिलाफ संघर्ष उनके लिए अब आसान हो गया है। क्या महिलाओं के साथ सदा ही सम्मान पूर्वक व्यवहार हुआ है, इसको हम इन चित्रों के माध्यम से देखेंगे बच्चों। प्राचीन काल से लेकर के और बहुत लंबे सदियां बीत गई कि महिलाओं के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया। यहाँ घरेलू हिंसा दिखाई जा रही है, मारपीट दिखाया जा रहा है, शारीरिक क्रूरता दिखाई जा रही है, गाली गलौज दिखाया जा रहा है, और बहुत सारे रिश्तेदार मिल करके इस तरह का उनके साथ एक असम्मानपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा हमारा समाज पहले था, लेकिन अभी इसमें सुधार हुआ है। अभी ऐसी स्थिति बन रही है कि
लोकतंत्र के द्वारा महिलाओं को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है और ये धीरे धीरे अपनी सफलता भी प्राप्त कर रहा है। यहाँ पर दिखाया है गरिमा यात्रा सम्मान समारोह। जब हमको कानूनी रूप से ये अधिकार प्रदान कर दिया गया है, संवैधानिक रूप से और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की ये देन कही जाएगी, ऐसा हमको सुअवसर प्राप्त हो गया है, तो हमें उदाहरण भी देखने में आता है हमारे अपने देश में और विश्व की अनेक व्यवस्थाओं में, अनेक देशों में ये उदाहरण देखने को मिलता है कि ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में यहाँ पे दिखाया गया है गरिमा यात्रा सम्मान समारोह, यानी गरिमा के लिए आवाज उठाई गई है और ये इसका उदाहरण है। यहाँ पर दिखाया गया है महिला अधिकार अभियान, बेटी कैसे बचेगी। अगर आज का संदर्भ लिया जाए बच्चों, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियान हमारे देश में अभी भी चल रहे हैं। इस समय वर्तमान में एक ज्वलंत समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चल रहा है, ये उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आवाज उठाई जा रही है जनता के द्वारा। तो ये चित्र ये प्रदर्शित करते हैं कि जो सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं हुआ था, इसके संबंध में आवाज उठाई जा रही है और आगे ऐसी आशा है कि हमें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। व्यवहारिक स्तर पर, सैद्धांतिक स्तर पर तो ये प्राप्त है, कानूनी रूप में ये हमें प्राप्त है, लेकिन व्यवहारिक रूप में हमारा समाज रूपांतरित हो जाए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। अभी बच्चों हमने उदाहरण लिया था आपकी किताब में रोजा पार्क्स का। तो रोजा पार्क्स का जो अभी आपने चित्र देखा था, ये उनकी कहानी है कि उन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वो 1955 में एक दिन जब वो घर से बाहर जा रही थी बस में सवार होकर, तो गोरे लोगों के लिए उस समय आरक्षित सीटें हुआ करती थी और प्राचीन काल में यदि देखा जाए तो एक समस्या थी उस समय की नस्ल भेद की, गोरे और काले की, नीग्रोज की। तो ये वो समस्या है जिसके खिलाफ रोजा पार्क्स ने आवाज उठाई थी अपने सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए, क्योंकि वहाँ गोरे लोगों को अधिक अधिकार प्राप्त थे, अधिक सम्मान प्राप्त था और निग्रोज को ये अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस कारण से ये बस में जा रही थी तो 10 सीट जो रिजर्व थे ये गोरे लोगों के लिए रिजर्व थे और इसको छोड़ करके 10 सीट वो पीछे बैठ गई एक सीट पर जा करके। लेकिन एक गोरा व्यक्ति जब बस में चढ़ा तो उनको वो सीट भी छोड़ने के लिए कही गई उसको बैठने के लिए, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने वो सीट छोड़ा नहीं, रोजा ने साफ इनकार कर दिया। यहीं से नागरिक अधिकारों की लड़ाई में रोजा ने कदम रख दिया। हालांकि रोजा पार्क्स को बस में हुई इस घटना के लिए दोषी करार दिया गया और उनसे $10 का जुर्माना भी वसूला गया। ऊपर से उन्हें $4 की कोर्ट की फीस अलग से देनी पड़ी। तो इतना दंड भी उन्होंने सहन किया, लेकिन उन्होंने आवाज उठाई सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए। तो ये उनका कदम बहुत ही हिम्मत भरा कदम था जो दुनिया के लिए उदाहरण बन गया। और अगर कहा जाए गरिमामय जीवन और सम्मान पूर्वक जीवन जीने में, तो इनका ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जानना बच्चों। लेकिन रोजा ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने इतने दंड सहन किए और लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नस्ली भेदभाव से जुड़े इस कानून को चुनौती दी। लगभग 1 साल तक उनके साथ दूसरे अश्वेत लोगों ने भी नगर निगम की बसों का बहिष्कार किया। जब उन्होंने ये लड़ाई लड़ी तो अश्वेत लोग भी उसमें आकर के बसों पर बैठ करके इस तरह से उनका सहयोग किया और 1956 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अफ्रो अमेरिकी अश्वेत नागरिक नगर निगम के किसी भी बस में कहीं भी बैठ सकते हैं। तो सन 1956 में उनको सफलता मिली और इस नस्ल भेद की लड़ाई में और उनको सम्मानित जीवन जीने के लिए एक कदम के रूप में याद किया जाता है। आज भी उनको सम्मानित जीवन जीने और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उनको पुरस्कृत किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। रोजा पार्क्स वो महिला थी।
बच्चों, ये उनका चित्र है और ये उस घटना का चित्र है जब वो बस में बैठी हुई थी, जब उनके साथ ये असम्मानपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था और उन्हें हटाया जा रहा था। तो ये उस घटना का चित्र है बच्चों, जब उनके साथ ऐसी घटना घटी और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव ना थी, क्योंकि वहां व्यक्तिगत आजादी और गरिमा ना तो वैधानिक रूप से मान्य है और ना नैतिक रूप से। अगर हम लोकतंत्र के सापेक्ष में दो अन्य व्यवस्थाओं की बात करते हैं जिन्हें हम अलोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, जैसे कि तानाशाही और राजतंत्र, तो इसमें ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि उसमें व्यक्तिगत आजादी दी जाए और गरिमा की बात की जाए। ना तो वैधानिक रूप से मान्य है और ना नैतिक रूप से। वैधानिक रूप कहते हैं बच्चों, जब संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा एक शक्ति प्राप्त हो जाती है कोई कार्य करने की, और जब ये शक्ति नहीं प्राप्त होती है कानून की, तब वो नैतिक रूप में रहती है। तो ना ही वैधानिक रूप से ये प्राप्त थी प्राचीन व्यवस्थाओं में और ना ही नैतिक रूप से प्राप्त थी। तो गरिमा और आजादी ये ऐसे प्रश्न हैं जो पुरानी व्यवस्था में कहा जाए तानाशाही में, तो ये नगण्य जैसी दिखती है। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। अगर अपने देश की बात की जाए तो हमारे देश की जो व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, ये हमारे देश की एक विशिष्ट व्यवस्था है जो हमारे ही देश में पाई जाती है। दुनिया के अन्य देशों में नस्ल भेद, वर्ग भेद, अन्य तरह की समस्याएं पाई जाती हैं, लेकिन भारत देश की अगर बात की जाए तो जातिगत व्यवस्था यहाँ की एक अलग विशेषता रही है। और यहाँ जाति के आधार पे जो असमानता लागू थी उसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि ये असमानता जो है वो समानता के खिलाफ एक समस्या है, लोकतंत्र के सामने एक समस्या है कि इस जातिगत असमानता को कैसे खत्म किया जाए। तो जातिगत जो असमानता है, इस आधार पर भी भेदभाव होते हैं, असम्मान पूर्वक जीवन उनको प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में इसको खत्म करने के लिए अलग से कानून बनाए गए कि जाति व्यवस्था का ये असमानता खत्म कर दिया जाए। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। तो भारत में कहा जाए तो जो व्यवस्था लागू है लोकतंत्र में, वो इस असमानता को कम करने के लिए कानूनी रूप से हमें सबलता प्रदान करती है, लेकिन अगर व्यवहारिक पक्ष देखा जाए तो व्यवहार में अभी ये उतना सफल नहीं हो पाई है, पूर्ण सफलता को नहीं प्राप्त कर पाई है। लेकिन फिर भी कानून के द्वारा जो हमें समानता का अधिकार दिया गया है, असमानता को कम करने की कोशिश की गई है और सम्मान पूर्वक जीवन जीने की जो बात कही गई है वो सभी धीरे धीरे प्राप्त हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि नगण्य स्थिति है और इसका कोई परिणाम नहीं निकला है, जरूर इसका प्रभाव पड़ा है इन कानूनों का। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज ये स्थिति खत्म हो गई है, लेकिन आज भी ये जातिगत भेदभाव और दमन की स्थिति आज भी बनी हुई है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उदाहरण देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर भी यदि कहा जाए संवैधानिक रूप से, तो संविधान में कानूनी रूप से कोई भी ऐसा बल प्रदान नहीं किया गया है कि आप जातिगत भेदभाव करें या इस तरह का कोई व्यवहार किया जाए, और नैतिक बल भी नहीं उसको प्रदान है। तो ये दोनों रूप से, कानूनी रूप से और नैतिक रूप से, दोनों रूप से इसको कमजोर करता है संविधान। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा चौकस हुए हैं। यदि कहा जाए तो संविधान में जब से ये कानूनी रूप से अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं, तो आम जनता जो है इसके प्रति बहुत ही जागरूक हो गई है अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है
आपके पाठ्य पुस्तक में है ये, मुझे सिर्फ अपनी बोर्ड परीक्षा की चिंता है, पर लोकतंत्र को इतनी सारी परीक्षाओं से गुजरना होता है और परीक्षा लेने वाले भी करोड़ों लोग होते हैं। तो यदि कहा जाए तो लोकतंत्र से परीक्षा ही परीक्षा लोकतंत्र के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। एक परीक्षाओं का समाधान पूरा हो नहीं पाता है कि दूसरी परीक्षा आकर के खड़ी हो जाती है। तो लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती है। ये लोकतंत्र की अपनी व्यवस्था है, अपनी विशेषता है कि इसमें हमेशा जांच की प्रक्रिया, परख की प्रक्रिया और परीक्षा चलती ही रहती है। अगर एक जांच सही हो पाए, जब तक हम उसको पूरा कर पाए तब तक एक दूसरी जांच आ जाती है। तो इस तरह की ये प्रक्रिया लोकतंत्र में चलती रहती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं, वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। तो जैसे जैसे लोकतंत्र सफल होता जाता है उससे लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती जाती हैं। यही एक कारण ऐसा है कि जब ऐसा एक प्रश्न जन सामान्य के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि लोकतंत्र का कामकाज कैसा है, तो वो अपना जो अपेक्षा है लोकतंत्र से उसका ढेर सारा उम्मीद जो लगाए बैठे हैं उसको सामने रख देते हैं और शिकायतों का अंबार भी लगा देते हैं कि लोकतंत्र से ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी ऐसी शिकायतें, बहुत सारी ऐसी अपेक्षाएं वहां सामने आ जाती हैं खुल करके कि ये लोकतंत्र ने पूरा नहीं किया है। तो ये हमारी लोकतंत्र से अत्यधिक उम्मीद के कारण होता है कि हम जैसे ही लोकतंत्र के लाभ प्राप्त करने लगते हैं तो हमारी उम्मीदें बढ़ती चली जाती हैं निरंतर। अगर शिकायतें ना हो लोकतंत्र से तो हम ये मानेंगे कि लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। तो शिकायतें बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता का एक आधार है। शिकायतें ये बताती हैं कि हम आम जनता से एक कहा जाए तो नागरिक के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। पहले हम राजा के टाइम में, राजतंत्र के टाइम में हम प्रजा हुआ करते थे, लेकिन आज हम नागरिक बन चुके हैं और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं। ये इस बात की गवाही देता है। जो लोकतंत्र में शिकायतें उत्पन्न होती हैं, ये शिकायतें बताती हैं कि लोकतंत्र में नागरिकता जो है वो जड़ पकड़ चुकी है और अपना आधार बना चुकी है। तो जब एक नागरिक जागरूक हो जाएगा तो लोकतंत्र सफल भी होगा। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। तो ये लोकतंत्र ही है जो नागरिकता का जो कहा जाए विशेषता की एक राजनीतिक रूप में उसकी जो जागरूकता होती है, उसका जो ज्ञान होता है वो बढ़ते जाता है कि हम सरकार को कैसे चुने, कैसे उसको उस पर नियंत्रण रखें और कैसे हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें, अपनी उम्मीदों को पूरा करें और इस तरह से हम देश में आकर के एक सफल नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभा सकें। तो ये शिकायतें जो हैं वो बताती हैं कि लोकतंत्र में नागरिक जागरूक हो चुका है। आम जन में ये जागरूकता फैल चुकी है कि हमारे वोट का देश पर, देश की जनता पर और शासन तंत्र पर असर पड़ता है। तो अपने वोट के कीमत को अब आम जनता समझने लगी है और अपने मताधिकार के प्रयोग को समझने लगी है। इस प्रकार अब ये स्थिति बन रही है ऐसी देश में कि अपने वोट का महत्व बढ़ रहा है, तो अपनी भी सम्मान और गरिमापूर्ण स्थिति सामने आ रही है। ये समझ में आ रहा है प्रत्येक व्यक्ति को कि उसका कितना महत्व है। आइए बच्चों जान लेते हैं कि इस भाग में हमने क्या क्या जाना। तो नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को हमने इस भाग में समझा और क्या महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार सदैव से हुआ है, इस बात का भी हमने इसमें विश्लेषण किया और इस भाग में हमने देखा कि लोकतंत्र के कौन कौन से परिणाम हम प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए हम अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं।
तो पहला प्रश्न है आपका, लोकतांत्रिक सरकारें नागरिकों की गरिमा एवं स्वतंत्रता के लिए किस तरह प्रयत्नशील रहती हैं। और दूसरा प्रश्न है, हमारे वोट का असर पड़ता है, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं। बच्चों, इस अध्याय को हम यही समाप्त करेंगे और हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं